बेटा आज का मेरा चैप्टर है वेक्टर। थोड़ा सा पहले इसका बेसिक समझ लो। जो बच्चे मेरे कंपटीशन वाले हैं उन्होंने तो किया हुआ है बेसिक्स। बेसिक्स क्या उन्होंने डिटेल भी कर लिया है, तो उनके लिए तो इजी रहेगा। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसे फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। मतलब देयर आर वैसे तो 3 टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं। हम यहाँ पर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वो क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस यस सर। क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, उनको हम कैटेगराइज करते हैं टेंसर क्वांटिटीज के नाम से। टेंसर, उनको हम क्या नाम देते हैं? टेंसर। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? तो सबसे पहले हम ये नोट करेंगे व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज। साथ साथ अपने नोट्स बनाया तो एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए। सर टेंसर मीनिंग उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं है। मैं बता रहा हूँ बेटा, तीनों को डिफाइन कर रहा हूँ, आप नोट करो। स्केलर क्वांटिटी वो होगी क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ। लेंथ में अभी कंफ्यूजन है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। आप टाइम देख लो। मास, टाइम, स्पीड, और बताओ वर्क, डिस्टेंस। डिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। एनर्जी, पावर और डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जो हमारा चैप्टर है? वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, quantities are those which have both magnitude, magnitude होता है वैल्यू, magnitude and direction, which have both magnitude and direction, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल देना बेटा कोई। डिस्प्लेसमेंट, velocity, Acceleration, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। और फोर्स। दो और एग्जांपल दो। acceleration, एक्सेलरेशन, यस। नेक्स्ट और एक्सेलरेशन के बाद यस फोर्स आ गया हो। और बोलो बेटा एग्जांपल। work, मोमेंटम। वर्क तो ऊपर आ गया ना, वर्क कैसे होगा? वर्क तो स्केलर है। okay sir, मोमेंटम, इम्पल्स, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, एक्सेट्रा कर दो, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे वेलोसिटी, आप किसी डायरेक्शन में जाते हो ना, ऐसे ऐसे शो करते हैं। जैसे फोर्स, मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड के अलावा क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इस तरह से किसी भी क्वांटिटी के ऊपर आप एरो लगाओगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? एरो हेड से।
यहाँ तक किसी को डाउट हो बेटा? No, sir. Oh, sir. ओके, तो स्केलर वो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर वो जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब ये जो थर्ड क्वांटिटी बची है टेंसर, टेंसर वो होती है, मैं इसको क्लियर कर दूं बेटा पेज को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज वो होंगी विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो वेक्टर का ऐसा नहीं होता, अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो आप किधर से भी ऑब्जर्व कर लो, कहीं से भी आप इसको ऑब्जर्व करो, इसकी डायरेक्शन ना तो चेंज होती है और ना ही इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर? बट देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज है जिनको अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे या किसी और जगह से ऑब्जर्व करेंगे, किसी और के अबाउट ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज लिख लो पहले, क्वांटिटीज हैविंग different magnitude in different direction, in different direction, ऐसी क्वांटिटीज को हमने एक अलग कैटेगरी बना दी, थर्ड कॉल्ड टेंसर। बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है, आप एक एग्जांपल नोट करो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने डायमेंशन में बताया हुआ है सब बच्चों को। अगर इसका मास m है, डिस्टेंस r है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऑब्जर्व करूंगा तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, डिस्टेंस चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ऑब्जर्व करूंगा तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है अलग अलग जगह से ऑब्जर्व करने पर, वो वेक्टर तो हो नहीं सकती, वो स्केलर भी नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड अगर रखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या ये आपको क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Is Yes, it sir. clear to everyone? किसी को Yes, sir. डाउट? एनीबॉडी? सर एक बार रिपीट कर दो सकते हैं? हाँ, मैं सर यहाँ इसका पे- एक और एग्जांपल दे दो। बेटा इसका एक ही एग्जांपल है आपके लेवल पे, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टेंसर वो होती है which have different magnitude, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, वैल्यू को बोलते हैं, Yes. which have different magnitude in different direction। अब ये आपको इसलिए ज्यादा समझ में नहीं आया एग्जांपल क्योंकि ये आपने डेप्थ इसकी पढ़ी नहीं हुई। तो +1 में ही आपको ना एक चैप्टर आएगा, एक यूनिट आएगा, रोटेशनल मोशन। उसके अंदर जब आप इस क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक बॉडी के डिफरेंट वैल्यू नजर आएंगे। जैसे रिंग है, ये रिंग है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको कुछ मिलेगा, इस एक्सिस के अबाउट कुछ और मिलेगा, किसी और एक्सिस के अबाउट कुछ और मिलेगा। तो ये रिंग तो एक ही है, उसकी जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट अलग है, इसके अबाउट अलग है और इसके अबाउट अलग है। तो ना तो हम इसको वेक्टर में डाल सकते थे, वेक्टर में तो अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू सेम होनी चाहिए, और ना ही हम इसको स्केलर में डाल सकते थे क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन ही नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने एग्जांपल दिया, यही आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? टेंसर क्वांटिटीज। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर स्ट्रेस भी तो एग्जांपल इसका। बेटा स्ट्रेस स्केलर में लेते हैं, कुछ बुक्स में मेंशन किया हुआ है, लेकिन स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया है ना बेटा।
फोर्स तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा और एरिया आपके पास फिक्स ही है। तो अभी आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक आधा एग्जांपल अलग अलग बुक में कोट किया हुआ है, आप ज्यादा उसमें मत जाओ डिटेल में। इसको इसको ध्यान रखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर। हालांकि इसको भी जब न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके, तो इसको स्केलर मान के करेंगे, स्केलर मान के, बट इट इज ए टेंसर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, अभी तक जो मैंने करवाया उसका साथ साथ आप स्लाइड्स पे भी देखते जाओ, पिक्चर्स ज़्यादा इफेक्टिवली आपको समझ में आएगी। स्केलर एंड वेक्टर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो टू स्टार्ट द टॉपिक लेट अस रिवाइज सम टर्म्स, जैसे वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर। इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि डायमेंशन में आपने पढ़ा हुआ है। तो डू यू नो दैट दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी कौन सी क्वांटिटी? यस एग्जैक्टली, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज, वी नो दैट, ये हमें पता है सबको। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑलरेडी यू नो, विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जो मेजर की जा सकती है, मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, ये सारा टॉपिक हम कर चुके हैं डायमेंशंस के अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल वो होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था, आप अपने इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते हो, आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते हो कि आज आप कितने खुश हैं, उसका कोई यूनिट नहीं है। आज आपको कुछ हर्ट हुआ, किसी की बात, कितना हर्ट हुआ, आप उसको कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते, उसको कोई मेजर नहीं कर सकते, बट हुआ। तो मैं आज बहुत ज़्यादा उदास हूँ या मुझे फील हुआ, फीलिंग। तो ये सब क्वांटिटीज क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं डायमेंशंस के अंदर, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे अफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, पेन, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आप मेजर नहीं कर सकते हो। और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कई बार ये आपके ना स्कूल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी तो वो होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? तो आप कोई भी दे सकते हो, अफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, पेन, हैप्पीनेस, कुछ भी हर्ट हुआ, वो सब जो फीलिंग्स हैं वो सारी आप किस कैटेगरी, किस में कैटेगरी में डाल सकते हो? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पता है ना बेटा ये सारा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो जब हम क्वांटिटीज पढ़ते हैं तो फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी, जैसे मैंने कर दिया पहले भी, एक आपने किया फंडामेंटल एंड डिराइव, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने डायमेंशन में पढ़ा हुआ। लेकिन मुझे इसको क्लासीफाई करना है तीन कैटेगरी में, बट आपके लेवल पर ना ज्यादातर तीन कैटेगरी नहीं बताते हैं, स्केलर और वेक्टर को ट्रीट करते हैं, बट हमने अभी पढ़ा है तो मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, स्केलर, वेक्टर एंड, बोलो थर्ड का नाम। Tensors. Tensor. शाबाश। देयर आर थ्री कैटेगरी, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। इसमें हमने दो को डिफाइन किया हुआ। टू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जानते हैं सब बच्चे, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यू, अमाउंट। कुछ बच्चों को ये होता है कि सर मैग्नीट्यूड नहीं पता, जैसे आपकी हाइट, कोई बच्चा 5 फीट का है, कोई 5.2 है, कोई 5.3 है, तो ये सब क्या है? इतना प्लग निकला हुआ, ये सब कुछ क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो देख के लगा फटाफट बंद हो जाएगा, 3 पॉइंट है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अमाउंट या वैल्यू।
तो अगर आपसे पूछे आपकी हाइट कितनी है, आप बोलते हो 5.2 फीट या 5.3 या 5 या 6 फीट। तो ये 6 फीट क्या हुआ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड। पूछूं कि आपका जो वेट है वो कितना है, वो वेट सबका अलग अलग है। किसी का वेट 50 किलोग्राम है, किलोग्राम वेट। एक्चुअली वेट, किलोग्राम वेट ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम वेट ये यूनिट है फोर्स का। किलोग्राम वेट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो 50 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? डायरेक्शन। 50 मैग्नीट्यूड। 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 हुआ। मैग्नीट्यूड। लेकिन वेट लग किधर रहा है, अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है ना, अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। तो वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ये हमारी डायरेक्शन होगी। तो वेट बेसिकली एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर है। अगर मैं लिखता हूं मेरा वेट 50 है तो ये मैग्नीट्यूड है। मैं लिखता हूं मेरा वेट 50 है और उस किसकी तरफ है, अर्थ के सेंटर की तरफ है, तो वो उसकी डायरेक्शन हो। आपका वेट कुछ नहीं है सिवाय सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपका वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड वैल्यू को बोलते हैं, डायरेक्शन डायरेक्शन ही है, किस तरफ बॉडी मूव कर रही है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, किस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लो आज समझना है आपने टॉपिक को, ज़्यादा ज़्यादा लिखने का काम नहीं है, समझने का काम ज़्यादा है। अपने आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, जो पॉइंट आपको लगे कि आपको लिखना है वो आप लिखते जाना। जहाँ मुझे लगेगा लिखवाना है मैं बोल दूंगा। जैसे ये एक ब्लॉक है, दिस इज ए ब्लॉक, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ब्लॉक इधर ही जाएगा ना फोर्स की डायरेक्शन में, या कहीं और जाएगा? इधर ही जाएगा। Yes, sir. तो मेरी फोर्स Yes. किधर लगी, इधर। ये किधर डिस्प्लेस हुआ, इधर। ये जो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ ना एरो के साथ, इसको बोलते हैं डायरेक्शन, कि किस तरफ जा रहा है। अब मैंने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, तो 10 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। शाबाश, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर हमारे पास जो मास होता है वो स्केलर होता है और आपने वेट बताया है कि उसकी डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। तो सर उसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो उसको स्केलर और उसको वेक्टर बना रहा है? यस यस। क्या नाम बेटा आपका? सर टीशा। कौन, फ्यूजा? सर टीशा। टीशा, टीशा। देखो बेटा, ये पहली चीज तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा। स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिख दी, चलो कोई बात। पहली चीज आपने क्वेश्चनिंग की, ये बहुत अच्छा गेस्टर्स है कि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो। और सभी बच्चे किया करे जब आपको डाउट हो। डाउट पे आप जरूर पूछो, सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछे, डाउट पे जरूर पूछे। अब तीशा ने कहा कि मास इज ए स्केलर। यस, मास इज ए स्केलर। मास को कैसे डिफाइन करते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी भी सब्सटेंस में कितनी मैटर की क्वांटिटी है। मैटर क्या होता है, गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। हमारे अंदर कितना मास है, मतलब कितनी क्वांटिटी है, वो तो हमारा मास है। अब क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर ये वाली क्वांटिटी साउथ की तरफ है, ये वाली क्वांटिटी नॉर्थ की तरफ है, नहीं कह सकते। तो क्वांटिटी तो एक मटेरियल है, एक मैटर है जो आपकी बॉडी के अंदर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास। इतना क्लियर हुआ दिशा? अब हाँ जी सर। सर वेट का भी हो गया क्लियर अब। नहीं, कोई बात नहीं, बताता हूँ। वेट क्या होगा, हाँ हर जी। बॉडी के ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अर्थ अपनी तरफ से एक बॉडी को फोर्स लगाता है जिसको हम वेट बोलते हैं, जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब एक्सेलरेशन तो वेक्टर है ना, अगर किसी स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही बनेगा, ध्यान रखना। यहां मैं लिख देता हूं, अगर कोई स्केलर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी वेक्टर के साथ,
तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा ऑलवेज। यहाँ पर सर इसमें वर्क एक्सेप्शन है ना? क्या बेटा? इसमें सर एक्सेप्शन भी थी ना, एक जो डायमेंशन में पड़ी थी। नहीं बेटा, कौन सी बोलो, नाम बोलो। सर वर्क थी शायद। नहीं, वर्क नहीं है, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। वर्क के अंदर मल्टीप्लिकेशन दो स्केलर वेक्टर की नहीं है, दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। वो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है उसका, वो एक्सेप्शन में नहीं आता। मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही बनेगा, क्योंकि उस वेक्टर की डायरेक्शन उसको मिल जाएगी। तो यहाँ वर्क नहीं है, ये वेट है। वेट एक फोर्स होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि मास स्केलर है तो वेट वेक्टर क्यों है। क्वेश्चन क्या था? मास स्केलर है, मास एक क्वांटिटी है और वेट एक फोर्स है, ये याद रखो। डब्ल्यू तो किसी बॉडी का मास और वेट इक्वल होगा? इसका बेटा? तो किसी भी बॉडी का मास और वेट? हाँ, नहीं, इक्वल नहीं होगा। आपका मान लो एक बॉडी है, उसका मास है 50 किलोग्राम। मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। उसका वेट क्या होगा? उसका वेट होगा m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स है 9.8। तो अगर मैं 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका वेट कितना बन जाएगा? 4 और ये 49। कितना न्यूटन बनेगा? कितना न्यूटन बनेगा? अब जो क्वेश्चन आपने पूछा ना, फिर हम वेट को किलोग्राम में क्यों मेजर करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे बेटा आज सभी। फिर हम वेट को किलोग्राम में क्यों मेजर करते हैं? आज अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सबसे। सुनिए, ध्यान से सुनिए। वेट को अगर मैं ये कहता हूं ना, मेरा वेट, मैं एक बार हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए जो मैं बताना चाहता हूं। मेरा वेट, वेट को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, 50 किलोग्राम है। ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या कहना चाहिए? मेरा 50 किलोग्राम वेट है। अब क्या फर्क है दोनों में? दोनों में बहुत फर्क है। पहली स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि मेरा वेट, वेट एक फोर्स होती है ना, फोर्स। और फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। मैं कह रहा हूं मेरा वेट 50 किलोग्राम है, मैंने डायमेंशनली गलत बात कर दी, क्योंकि किलोग्राम इज नॉट द यूनिट ऑफ वेट, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। मेरा मास 50 किलोग्राम है, वो स्टेटमेंट सही है। बट दूसरी स्टेटमेंट क्यों करेक्ट हुई? मेरा 50 किलोग्राम वेट है, वो बेटा इसलिए करेक्ट हुई है क्योंकि जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ोगे मेरे से, जिसमें मैं आपको फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फोर्स के दो तरह के यूनिट होते हैं। एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। वो मैं अभी क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन आ गया। एब्सोल्यूट यूनिट इसके होते हैं न्यूटन, न्यूटन इन एसआई सिस्टम। ग्रेविटेशनल यूनिट इसके होते हैं किलोग्राम वेट। ये यूनिट है एक्चुअल में, ये जो मैंने एक साथ लिखा है ना, ये यूनिट है। मेरा 50 किलोग्राम वेट है, ये एक यूनिट है, वो भी किसका? फोर्स का। इसको न्यूटन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी किलोग्राम वेट में क्वेश्चन हो, आप उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो न्यूटन बन जाएगा, तो वो न्यूटन बन जाएगा। तो जब कभी भी आपको बोलना है ना आगे से, आपने ये नहीं कहना कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है। वो तो आप खुद ही कह रहे हो ना, सेंटेंस ही गलत है, डायमेंशनली भी गलत है, यूनिट वाइज भी गलत है, लैंग्वेज ही नहीं बनती। लेकिन जब आप कहते हो कि मेरा 50 किलोग्राम वेट है, तो अब आप किसी को क्या बता रहे हो? जिसको साइंस पता है, आप उसको बता रहे हो फोर्स का यूनिट, कि आपका ये फोर्स की बात कर रहे हो। इसको न्यूटन बनाना होगा तो न्यूटन को आप इसको क्या कर दोगे?
9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसलिए हम कहते हैं कि वेट 50 किलोग्राम, ऐसे ना कहें, कहें 50 किलोग्राम वेट। ये यूनिट है, यूनिट भी किसका है? फोर्स। सर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं 50 न्यूटन किलोग्राम वेट की जगह? नहीं, फिर 9.8 से मल्टीप्लाई करके बोलो ना। अगर आप 50 किलोग्राम वेट बोलते हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मास के बराबर ही है। मैग्नीट्यूड, यूनिट नहीं, मैग्नीट्यूड। इसको अगर आपने न्यूटन बनाना है तो आप कहेंगे कि मेरा वेट 50 इंटू 9.8 न्यूटन। ये जो 50 किलोग्राम वेट है ना, 50 का जो मैग्नीट्यूड है वो मास के बराबर ही है, क्योंकि किलोग्राम वेट को अभी न्यूटन में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9.8 से मल्टीप्लाई करना। एक बार फिर से देख लो, अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सर इसका मीनिंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद जो वेट है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेट होता है m इंटू जी, बस। क्योंकि हमें पहले मास का ज्यादा पता था, तो फिर इसके ग्रेविटेशनल यूनिट बन गए फोर्स के किलोग्राम वेट। अगर आप लिखते हो 50 किलोग्राम वेट तो एक्चुअली आप बता तो मास रहे हो अपना उसको। जैसे मान लो किसी का वेट, आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो किसी का 60 किलोग्राम आ गया, ये किलोग्राम उसका मास आया। आप उसको वेट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे किलोग्राम वेट, क्योंकि यहाँ आपको उसके न्यूटन बनाने पड़ेंगे 60 इंटू 9.8। अगर किसी का 60 किलोग्राम मास है तो उसकी जो वेट है एक्चुअल में वो यहाँ से निकलेगा। अगर किसी का 100 मास है और आप कहते हो कि मेरा तो वेट 100 किलोग्राम है, आप ऐसे मत कहें, आप बोले मेरा 100 किलोग्राम वेट है। तो कहीं ना कहीं आप मास बता रहे हो और यूनिट लगा रहे हो फोर्स का, मींस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इसके न्यूटन बनाने हैं तो आप 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप लिखोगे 980 न्यूटन। सर जब हम मेजर करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिर भी लग ही रही है, तो mg की फॉर्म में नहीं होगा? नहीं बेटा, जब आप मेजर करोगे ना, जो आपको वेइंग मशीन बताती है, वेइंग मशीन वो उस कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करके बताती है। उसमें पहले से ही डिवीजन की हुई, जो भी रीडिंग आएगी वो आपके मास की आएगी, यानी कि किलोग्राम वेट की आएगी। वो तो मैन्युफैक्चरर ने जैसे डिजाइन किया उसी उसी के अकॉर्डिंग किया हो, उसको तो आपको बाद में न्यूटन में कन्वर्ट करना। समझ में आ गया? यस सर। तो जब आप कोई सामान खरीदते हो उसके पास वाट होते हैं ना, ये जिससे वो कंपेयर करते हैं, उसकी उस पर क्या लिखा? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम उसका मास है, लेकिन एक्चुअल में अगर वेट निकालना होगा तो उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9.8 से। तो फिर 9.8 न्यूटन उसका वेट होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस यूनिट से ही हम बोल देते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। हम 1 किलोग्राम वेट को 9.8 से, तो इसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो ये दो तरह के यूनिट्स फिर सिखाए गए हमें, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो जब आप डील किससे करते हो, एक्चुअल में तो आप मास से डील करते हो, बट उसका वेट आपको खुद बनाना आना चाहिए। आप कहते हो 2 किलोग्राम मुझे एप्पल दे दो, या 2 किलोग्राम मुझे कोई भी चीज दे दो, तो एक तरफ वो कुछ एप्पल रखेगा, दूसरी तरफ उसको मेजरिंग के लिए एक वेट रखेगा, दोनों पे जी तो कैंसिल हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में जी तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम डील मास से करते हैं, बट अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा तो मास इज नॉट ए वेक्टर। उस केस में आपको फिर जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो वेक्टर बनता है। अब कुछ क्लैरिटी हुई है क्या? यस सर। अब कभी भी अगर आपसे कोई पूछे आपका वेट कितना है तो आपने बोलना है, फिर पूरा बोलना है 50 किलोग्राम वेट है जी। ऐसे नहीं बोलना कि मेरा वेट 50 किलोग्राम है, वो सेंसलेस है। वो आपको यही पूछेगा, अच्छा चलो वेट वेक्टर है या स्केलर है, आप कहेंगे कि वेक्टर है। सर जहाँ न्यूटन है, आप बोल रहे हो 50 किलोग्राम, किलोग्राम तो यूनिट ऑफ मास है ना,
तो फिर आप यहाँ फंस जाओगे, जैसे अभी मैंने क्लियर किया। तो आप बोलोगे मेरा वेट 50 किलोग्राम नहीं है, मेरा मास 50 किलोग्राम है। मेरा 50 किलोग्राम वेट है, क्योंकि ये यूनिट है फोर्स का, इट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स। क्या समझ में आया आप लोगों को ये चीज? सर Yes, sir sir. सर जहाँ ग्रेविटेशन कम होती है वहाँ या मतलब जैसे आपका स्पेस। मास कम नहीं होता, वेट कम होता है। नाम बोलो किसका नाम, किसने पूछा मेरे से ये क्वेश्चन? सर भव्य। भव्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ ग्रेविटेशन कम होती है, ग्रेविटेशन कहाँ कम होती है? अर्थ के सर सरफेस पे अलग होती है, बाकी जगह पे अलग होती है। Oh, अगर आप अर्थ पे ही किसी माउंटेन के ऊपर चले जाओ, यहाँ पर जी की वैल्यू कम हो जाती है 9.8 से। तो आपका मास नहीं कम होता। अगर आप 50 किलोग्राम के हो ना, आप अभी भी 50 किलोग्राम के हो, बट आपका वेट कम हो जाता। रीजन, अर्थ के सरफेस पे आपका वेट था 50 इंटू 9.8, और यहाँ पर आपका वेट है 50 इंटू मान लो 9.6 रह गया। तो आपका मास कभी कम नहीं होता। अगर आप मून पे सर पर चलते, जब हम गोल्ड का वेट करते हैं किसका तो फिर वो बेटा? डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है डिफरेंट जगह पे गोल्ड का? डिफरेंट जगह पे, कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप? सर जैसे कहते हैं ना भाई डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वेट होता है गोल्ड का। यस सर, इक्वेटर के पास शायद डिफरेंट होता है। उसका रीजन है बेटा, जब आप पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर मेरे से पढ़ोगे ना, अर्थ एक्चुअल में ना, अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, पता है ना आपको? ये अर्थ थोड़ी सी ओवल शेप की है, इलिप्टिकल। इस तरह की है। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये इक्वेटर है और ये पोल है। ये क्या है? इक्वेटर। और ये क्या है बेटा? पोल। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला बताया जाएगा आपको ड्राइव करके, gm/r²। r इज द रेडियस। अब इक्वेटर वाला रेडियस बड़ा है या पोल वाला रेडियस बड़ा है? आप भी बताओ। गोल्ड वाला। इक्वेटर वाला। इक्वेटर वाला। अगर इक्वेटर का रेडियस बड़ा है तो g एट इक्वेटर छोटा हो गया ना? यस सर। यस sir. g एट पोल। अगर आपने यहां पर उसका वेट किया, वेट, मास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और फिर आपने यहाँ पर उसका वेट किया, तो फर्क तो आएगा ही ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू और यहाँ पर g की वैल्यू, किसी भी प्लेस पे g की वैल्यू सेम नहीं है। ये जो हम 9.8 लेते हैं ना, ये एवरेज सी वैल्यू लेते हैं हम हर जगह पर, ऐसा मानकर कि अर्थ एक पूरा स्फीयर है, जिसको ऐसा मानते हैं, है नहीं वो। इसीलिए अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग होगा, क्योंकि जी की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होगी। जी जी बिल्कुल। आप खुद अगर इक्वेटर से पोल चले जाओ तो आपका वेट कम हो जाएगा। कम होगा या बढ़ेगा? सोचो, बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। आर पोल का छोटा है तो आपका वेट बढ़ जाएगा। एक बार ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर, ध्यान से सुनना। उसके लिए आपको वर्ल्ड की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हम इंडिया में हैं, और इंडिया आपको पता है इक्वेटर के आसपास ही है। अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप को आज जाके देखें ना, रफली सा मैं आपको बताता हूँ, ये इक्वेटर है और हम इक्वेटर से सिर्फ 800 किलोमीटर ऊपर है। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है अर्थ के मुकाबले में 100 किलोमीटर। ये जो मैंने डॉट लगाया ना, ये यहाँ इंडिया है, ये पूरी एशियन, ये एशिया है पूरा। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज आ जाता है। इधर नॉर्थ अमेरिका, ये वाला हिस्सा किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मैं रफली बना रहा हूँ, कॉट मत करना इसको। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आइलैंड्स है। तो ये आपका वर्ल्ड है। अब इंडिया से आपने फ्लाइट ली और यूरोपियन कंट्री की सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आवाज क्लियर नहीं। यस सर। सबको कट रही है या कुछ किसी का नेटवर्क इशू है? हेलो, सर आपकी आवाज कट रही है। वॉइस क्लियर नहीं है। तो वो क्लियर नहीं क्लियर है। नहीं है।
बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो बोल रहा हूँ। हेलो, Yes. अब कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ओके, तो जब हम इंडिया से फ्लाइट लेके यूरोपियन कंट्री में या नॉर्थ अमेरिकन के किसी पार्ट पे चले जाते हैं, तो आप बताओ हम इक्वेटर से किसकी तरफ जा रहे हैं? पोल की तरफ। पोल की तरफ। G at equator is less than G at pole, आपका वेट बढ़ जाएगा, आपका वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए वो G का फर्क है बेटा, G का। तो हमारा टॉपिक कुछ और था, हम डिस्कशन थोड़ा सा अलग जगह पे ले गए। अब आप इतना ध्यान रखो, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मल्टीप्लिकेशन से आती है। अब समझ में आ गया ये चीज? सर फिर गोल्ड का वेट चेंज होता है? वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। ओके. मास किसी का भी चेंज नहीं होता। इवन अगर आपका मास अर्थ पे 50 है ना, आप मून पे चले जाओगे तो भी आपका मास 50 रहेगा, बट मून पे जी की वैल्यू 1/6 हो जाती है। तो क्या कम हुआ? वेट। वेट कम होगा, मास नहीं कम होगा, ध्यान रखना इस बात को। गोल्ड का वेट कम होगा, मास नहीं। क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो साइकोलॉजिकल है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ से वेट लिया था, वो ऊपर से वेट यहाँ से परचेज किया, जब हम इक्वेटर के पास आए तो हमारा गोल्ड कम हो गया। गोल्ड नहीं कम हुआ, उसकी क्वांटिटी उतनी है, कम क्या हुआ? उसका वेट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि जब आप उसको इक्वेटर पे लेके आएंगे तो उनको भी पता है कि वो भी किलोग्राम वेट में ही मेजर करेंगे, मास चेक करेंगे, क्वांटिटी कितनी है। अगर आपने आधा हिस्सा तोड़ दिया उसका, या कुछ हिस्सा अलग हो गया, तो उसका मास तब कम होगा, वैसे कम नहीं होगा। ओके, इसलिए वो भी जो गोल्ड स्मिथ है वो भी वेट से नहीं चेक करते हैं, वो भी देखते हैं कितना मास है इसका। मास के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, वेट के अकॉर्डिंग नहीं मिलते। जो वेइंग मशीन है वो आपको क्या बताएगी? 10 ग्राम वेट, तो वो देख लेंगे इसका मास तो 10 ग्राम है ना, ये तो 10 ग्राम का है बस। वो आप कहीं भी जाके देखेंगे तो वहां भी 10 ग्राम ही होगा, क्योंकि वहां जी की वैल्यू, अगर वेट कम है तो जी की वैल्यू भी अलग है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आप ये मत सोचना कि पोल से परचेज करके इक्वेटर पे सेल करेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ये सारा बता दिया, तो इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी डिस्कशन अपनी हो चुकी है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है आपको बताने की। ये सीधा आपको बताना है अब वेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं। हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर की टाइप। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने बता दिया, एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे फोर्स एक वेक्टर है, आप उसके ऊपर एरो लगा दो। अब फोर्स का तो हमें पता है वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है या बी वेक्टर नहीं है, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर मैं ए और बी दोनों को ऐसे लिखूंगा तो नहीं पता चलता ना। जो वेक्टर है उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे, जो स्केलर है उसको वैसे छोड़ देंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे। ये समझ में आ गया था सबको रिप्रेजेंटेशन? Yes, Yes, sir. अब आ जाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है आज का आर्टिकल, वेक्टर की टाइप्स। इसको मैं स्लाइड शो से साथ साथ समझाऊंगा, क्योंकि डायग्राम अच्छे बने हैं इसमें। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप लिखो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? काफी बच्चे कंपटीशन वाले हैं, दे नो अबाउट इट।
तो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से Magnitude and Magnitude and direction direction same. are same. चलो आप बताना क्या ये दो वेक्टर इक्वल हैं? नो सर। नो सर No, sir. इक्वल है sir. देखो इनकी जो लेंथ No, है ना, जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है। इसकी लेंथ बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको वेक्टर बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड या सिर्फ बी लिख दो ना तो भी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है sir. बड़ा है बड़ा सर। है सर। लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो भी ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम। यही होता है ना। तो वही इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, लिख लो बेटा। यहाँ से पहले डायग्राम देख लो। ये क्या ये वेक्टर पी और क्यू आपको इक्वल लग रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी? Yes sir. Yes, sir. यस सर तो क्या वेक्टर पी को मैं वेक्टर क्यू लिख सकता हूँ? चाहे तो मैं इसको Yes, sir. ई से डिनोट कर दूं, चाहे मैं इसको लिख दूं ए बी वेक्टर, एक ही बात है। चाहे इसको क्यू से डिनोट कर दूं, चाहे मैं इसको लिख दूं सी डी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या होगा बेटा, इक्वल। अब ये डेफिनेशन है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आवाज ठीक आ रही है ना बेटा? यस सर Yes, sir. Yes. Yes, sir. having same magnitude and same direction, having same magnitude and same direction irrespective of their position in space। ये भी लाइन आप लिख लो। वैसे तो डेफिनेशन इतनी सफिशिएंट है, बट irrespective of their position in space, इसका मतलब ये है कि वेक्टर कहाँ भी हो, जरूरी नहीं है कि आपकी कॉपी पे ही हो। एक किसी ने हिसार में बनाया और एक किसी ने सिरसा में बनाया, लेकिन जब बनाया तो डायरेक्शन भी सेम रखी और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ भी सेम रखी, तो भी ये दो वेक्टर इक्वल हैं। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर वाला वेक्टर यूएसए के अंदर वाले वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल होने के लिए सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना, उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन। ओके, अब जैसे आपको डायरेक्शन मालूम है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बेसिकली हम ये चार डायरेक्शन पढ़ते हैं। न्यूज वर्ड यहीं से बना है, सबको मालूम है। जब आप न्यूज सुनते हो ना, उसका मीनिंग है Yes, sir. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, मतलब हर डायरेक्शन से जो न्यूज आ रही है उसकी बात करें। तो अगर एक वेक्टर 10 न्यूटन के along नॉर्थ डायरेक्शन और एक वेक्टर 10 न्यूटन के फोर्स ही है along साउथ डायरेक्शन, तो क्या ये Same, वेक्टर इक्वल होंगे? No sir. No, sir. No, नो sir. सर। No, sir. इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगे ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। Yes, sir. नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, बल्कि ये नेगेटिव हो सकते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो क्या सब बच्चों को इक्वल वेक्टर समझ में आ गया? यस सर Yes. सर ये नेगेटिव वाला केस फिर से बता दो एक बार। आगे आगे आएगा बेटा, टाइप्स में आ जाएगा। इक्वल समझ में आ गया? यस। Yes. ओके, सेकंड लिखो नेगेटिव वेक्टर। इसके तीन नाम है, तीनों लिखो, अपोजिट, नेगेटिव और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कृतिका गर्ग समझ में आ रहा है बेटा? कृतिका, Yes, sir. जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. आ रहा है।
हाँ पूछ लेना बेटा जहाँ डाउट लगे। ओके सर। नेगेटिव वेक्टर पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड शो पे जो बना हुआ है वो दिखाता हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे ये एक वेक्टर है, अगर कोई दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर, जैसे आप सिरसा से हिसार गए और हिसार से सिरसा आए, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट। तो सिरसा से हिसार जाना इज नेगेटिव ऑफ हिसार टू सिरसा। मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब जस्ट अपोजिट से है, ये ऐसे ना हो, ये नहीं है नेगेटिव वेक्टर क्योंकि ये कोई एंगल पे जा रही है। जस्ट अपोजिट का मतलब 180 डिग्री का एंगल। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं बेटा अपोजिट और एंटी पैरेलल। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. डायग्राम से देख लो, बना लो। ए बी सी डी, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, दोनों की लेंथ सेम है। ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी। यस दिस इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। या P इज इक्वल टू माइनस क्यू, ये डेफिनेशन लिखी। एनी टू वेक्टर ऑफ सेम टाइप which are equal in magnitude but opposite in direction। यहाँ ना सेम टाइप से क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा मुझे? हाँ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये फोर्स वेक्टर है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये तो क्वांटिटी डिफरेंट होगी। इसको आप इसका नेगेटिव कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। आप फोर्स का नेगेटिव फोर्स ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए ये वर्ड आया सेम टाइप। तो टेक्निकली इसको आपने एज सच नोट करना। एनी टू वेक्टर of same type which are equal in magnitude but opposite in direction are called which vector? Negative नेगेटिव वेक्टर्स। और negative। समझ में आ गया? बड़े आगे यस सर। तीसरा लिखवा यूनिट वेक्टर। मैं समझाता हूँ आपको, लिख लो। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मान लो ये एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट का मतलब यहाँ 1 से होता है, यूनिट का मतलब 1। अब 1 किस सिस्टम में है वो अलग चीज है। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। A vector having unit magnitude in a given direction is called unit vector। देखो कोई भी वेक्टर के पास क्या होगा, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, एक उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को ना ऐसे शो करते हैं, कैप लगा देते हैं। अगर मुझे ए कैप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट कैसे बन गया ये, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड था उससे तो मैंने डिवाइड ही कर दिया, कट गया वो। अगर ऊपर 10 न्यूटन हो वेक्टर तो नीचे 10 हो तो 10 से 10 कट जाएगा तो 1 न्यूटन बचेगा ना, तो 1 यूनिट। तो अगर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसके वो 1 ही रह जाएगा। 1 क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आप ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो बी वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। कोई वेक्टर सी है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी कैप। इसको निकालने के तरीके आपको आगे भी बताएंगे, अभी तो
फॉर्मूले से नोट कर लो। बी कैप निकालना है, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सी कैप निकालना है, सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ऐसे को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। इतना ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Sir. तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप कल के लेक्चर में पढ़ोगे, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर एंड जेड एक्सिस का। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो फिक्स हमने नाम रखे हुए। एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ X axis, j cap is the unit vector of y-axis. y axis and k cap is the unit vector of Z. Vector of z. z axis। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अपने पास सिर्फ 4 मिनट है, एक आधी टाइप और हो सकती है। नेक्स्ट क्लास पे भी जाना होगा ना आप लोगों को, तो कोई बात नहीं। Yes. इसका हम लोग ना कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। लेक्चर की वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा। Okay, sir. आज ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन Yes, आप sir. लोगों ने डिस्कशन की है वो बहुत अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन जरूर होने चाहिए और पूछा करो, रेलिवेंट क्वेश्चन जरूर पूछो। आज एक चीज़ तो पता चल गई ना, मास और किलोग्राम वेट में क्या फर्क है। Yes, sir. द यूनिट ऑफ मास, इट इज द यूनिट Yes. वेट Weight. या फोर्स। कल कंटिन्यू करेंगे बेटा इसी लेक्चर को। सर यस बेटा। सर इंटीग्रेशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस भेज दोगे आप, क्योंकि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है और तो। करेंगे बेटा, भेज दूंगा कोई बात। सर कल वाली और परसों वाली वीडियो भेज देना वेक्टर्स की। तब कल तो हुई नहीं, कोई लेक्चर बीच में रह गया था। परसों वाला वेक्टर का जो कंपटीशन का लेक्चर था वो मैंने डाउनलोड कर दिया, उसको मैं अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में। कल जो करवाया था वो तो 10 मिनट भी नहीं क्लास हुई। नेक्स्ट क्लास में रिपीट करेंगे उसको। लेकिन हाँ, तो आप सैटरडे वाला तो बैकअप क्लासेस कब से स्टार्ट है? कल है बेटा, कल है आपकी बैकअप क्लास। टाइमिंग मैं ग्रुप में डाल दूँ। ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। चलेगा बेटा अपना, वो क्या कहते हैं, Excuse me, sir. हाँ गरिमा बोलो। Excuse me, sir. Sir, अच्छा, बोलिए बोलिए बेटा बोलो। सर जो आपने आज टेस्ट दे रखा है बैकअप क्लास का, सर वो कब है? इवनिंग में रखेंगे बेटा, इवनिंग में। आप अपना फ्री टाइम बता देना मेरे को। वो 4 ही बच्चों का टेस्ट है, सबका नहीं है। पलक का, गरिमा का और 2 बच्चे और हैं, उनका है, सलोनी है और एक मनन है। इवनिंग सर में टाइम फ्री टाइमिंग था ना, 8 o'clock रख लेंगे बेशक। अगर 8 o'clock फ्री है 8 o'clock क्लास होती है सर। तब फ्री होते हैं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ फ्री टाइम बताओ। सर आज बायो का भी टेस्ट है तो पता नहीं 6, 6:15, 6:30 वहीं हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद 7:30 है तो 6:30 से 7:30 रख लो। कोई बात नहीं, 6:30 पे कर लेंगे। बच्चों से पूछ लेता हूँ। पूछ के ओके गरिमा थैंक मैं यू। आपके ग्रुप में बता दूंगा। ओके सर।